हेलो दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो पर कुछ दार्शनिकों ने आक्षेप लगाए हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, अरस्तु ने अपनी जो फ़िलॉसफ़ी है, अपना जो दर्शन दिया है, वो सबसे पहले प्लेटो पर आक्षेप लगाया है, उसके बाद दिया है। तो दोस्तों, प्लेटो पर आक्षेप लगाने से पहले हम प्लेटो की कुछ जो बेसिक बातें थी वो हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्लेटो ने जो है प्रत्यय को प्रत्यलोक का वासी माना है और जो ये जगत जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये क्या है? ये प्रत्यलोक की अनुकीर्ति है। यानी कि ये जो जगत बना है ये प्रत्यलोक के जगत से बना है। तो दोस्तों, प्लेटो ने जो है प्रत्यय को अपरिवर्तनशील माना था, स्वतंत्र माना था, निरअवयव माना था, अमूर्त माना था। तो जो चीज़ अमूर्त है, निरअवयव है, तो वो स्वयं कैसे जो है इस जगत का निर्माण कर सकती है? तो इस समस्या के समाधान के लिए जो है प्लेटो ने ईश्वर को माना है। प्लेटो ने ईश्वर को निमित्त कारण माना है। निमित्त कारण मानने का मतलब ये है कि जो है ईश्वर प्लेटो रूपी साँचे में जो है जड़ पदार्थ डालकर इस जगत की वस्तुओं का निर्माण करता है। तो दोस्तों, केवल जो है ईश्वर प्लेटो के दर्शन में निमित्त कारण है। यह जो है ईश्वर प्लेटो के दर्शन में उपादान कारण नहीं है। तो दोस्तों, अब हम जो है प्लेटो के पर जो आक्षेप लगाए हैं उसके बारे में एक एक करके जो है पढ़ेंगे। पहला जो है इन पर आक्षेप लगाया गया है कि प्लेटो जो है कारणता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, कारणता के सिद्धांत को हमें जो है पहले जानना पड़ेगा। तो कारणता का सिद्धांत क्या होता है, आइए इस पर जो है एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, कारणता का सिद्धांत, जिसे कार्य कारण नियम भी कहते हैं, इसे जो है थ्योरी ऑफ कॉजन भी कहते हैं। दोस्तों, दर्शन में यह सिद्धांत अधिकांश फिलोसफर ने जो है इस्तेमाल किया गया है। तो हमें जो है इसको समझना ज़रूरी है। तो इसे जो है समझने के लिए जो है अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कार्य कारण नियम के अनुसार, थ्योरी ऑफ कॉजन के अनुसार, जगत में जो भी है वो बिना किसी कारण के नहीं है। मतलब जगत में जो है अकारण कोई भी चीज़ नहीं है। इनका मतलब कहने का ये है कि जगत में जो भी है, जो कुछ भी है, वो किसी न किसी कारणवश है। बिना कारण के जगत में कोई भी वस्तु या कुछ भी नहीं है। जैसे कि दोस्तों, टेबल है। टेबल का कारण क्या है? लकड़ी है। अगर लकड़ी नहीं होगी तो क्या टेबल बन पाएगी? तो जो दोस्तों, लकड़ी क्या है? लकड़ी एक कारण है और जो टेबल क्या है? एक कार्य है। तो इनका मानना है कि भाई बिना कारण के या अकारण के कोई भी जो है वस्तु एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, कार्य कारण सिद्धांत में दो टर्म हम यूज़ करते हैं, एक कार्य और एक कारण। कारण को भी कच्चा माल मटेरियल मानते हैं, मटेरियल मानते हैं, जिससे जो है कार्य की उत्पत्ति होती है। और कार्य क्या है? कार्य वह है जो कारण रूपी जो है मटेरियल से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, कारण हमें पता चल गया क्या है? लकड़ी है। और कार्य क्या हो गई? मेज हो गई। मेज क्या है? कार्य है, ये हम बता चुके हैं, और लकड़ी जो है कारण है। दोस्तों, कोई भी कारण कार्य में तभी परिवर्तित होता है जब उसमें पोटेंशियलिटी होती है, जब उसमें जो है संभावना होती है। अगर किसी कारण में संभावना नहीं है तो कार्य में रूपांतरित नहीं होने का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आकाश में पुष्प, ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आकाश में पोटेंशियलिटी नहीं है कि वो जो है उसमें जो है कमल खिल सके। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है, कारण कार्य में तभी परिवर्तित होगा जब उसमें पोटेंशियलिटी होगी। ठीक है दोस्तों, कार्य कारण नियम का हमें पता चल गया क्या है कि कार्य कारण नियम जो जगत की उत्पत्ति या जगत की परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है। अब दोस्तों, कार्य कारण जो है सिद्धांत में कुछ टर्म यूज होती हैं, जैसे कि उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। दोस्तों, अब हम वन बाय वन इन्हें जो है पढ़ेंगे। दोस्तों, उपादान कारण क्या होता है? कारण कार्य सिद्धांत में उपादान कारण जो होता है वो कच्चा माल होता है जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है।
वो मटेरियल होता है, वो कच्चा माल होता है, वो पदार्थ होता है जिससे जो है कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे कि टेबल बनने के पहले जो है टेबल का उपादान कारण क्या है? लकड़ी है। लकड़ी से जो है टेबल बनती है। दूसरा दोस्तों होता है निमित्त कारण। दोस्तों निमित्त कारण का मतलब ये होता है कि जो कारण कार्य में परिवर्तित हो रहा है उसको परिवर्तित करने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए, तो उसे जो है निमित्त कारण कहते हैं। जैसे लकड़ी को, जो लकड़ी क्या है? हमारा उपादान कारण है। और मेज़ क्या है? हमारा जो है लक्ष्य कारण है, या हमारा कार्य है मेज। तो उसे निर्माण करने में किसकी भूमिका होती है? बढ़ई की, कारपेंटर की। तो यहाँ पर जो बढ़ई जो है वो निमित्त कारण है। तो हम समझ चुके हैं कि निमित्त कारण वह है जो कारण को कार्य में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों निमित्त कारण को हमें जो सक्रिय मानना पड़ा, अगर निष्क्रिय होगा तो वो जो है कारण को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो निमित्त कारण के रूप में जो है बढ़ई है। जैसे कि हम प्लेटो के सिद्धांत में अभी पढ़े हैं कि जो है प्लेटो जो है प्रत्यय को मानता है और प्रत्यय से जगत की जो है उत्पत्ति होती है, मगर इस जगत की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर करता है। ईश्वर क्या करता है? प्लेटो रूपी साक्ष्य है, उनमें जो है मटेरियल डालकर जो है दृश्य जगत की जो वस्तुओं का निर्माण करता है। तो प्लेटो के दर्शन में ईश्वर क्या है? निमित्त कारण है। ठीक है दोस्तों। कुछ दर्शन में यह होता है कि निमित्त कारण और उपादान दोनों एक ही होता है। जैसे कि शंकर के दर्शन में ब्रह्म जो है उपादान कारण है। ब्रह्म जो है अपने अंदर से ही माया रूपी शक्ति जब उस पर आक्षेप कर देती है, अध्याय डाल देती है, तो जगत का निर्माण करती है। तो उसके अंदर से ही जो है जगत का निर्माण होता है। मगर यहाँ जो है निमित्त कारण जो है अलग है और मटेरियल जो है वो अलग रहता है। तीसरी जो बात है दोस्तों, स्वरूप कारण। स्वरूप कारण वो होता है जो कार्य का जो स्वरूप होता है, जो आकार होता है, वो निमित्त कारण के जो माइंड में रहता है वह स्वरूप कारण होता है। जैसे कि अगर कोई बढ़ई मेज बना रहा है तो उसके मस्तिष्क में उसका आकार, उसका साइज रहता है। वो आकार और साइज ही उसका स्वरूप कारण है। मतलब उसका पहले से निर्धारित स्वरूप जो बढ़ई बनाता है वो स्वरूप कारण होता है। तीसरा दोस्तों लक्ष्य कारण। लक्ष्य कारण वो होता है जो कार्य संपन्न हो जाता है, जैसे कि मेज। तो ये दोस्तों ये कार्य कारण का नियम है। कार्य कारण नियम यह बताता है कि जगत में जो वस्तु है वो उस बिना कारण नहीं उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जो कार्य कारण होता है वो हम बात कर चुके हैं। अब दोस्तों कार्य कारण सिद्धांत के बाद एक इसी में जो है एक सत्कार्यवाद सिद्धांत आता है और असत्कार्यवाद सिद्धांत आता है, जो भारतीय दर्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हमें इसे भी समझना है। तो दोस्तों सत्कार्यवाद क्या कहता है? ये भी कार्य कारण सिद्धांत से ही संबंधित है। सत्कार्यवाद का मानना ये है कि जो कारण से जो कार्य की उत्पत्ति होती है वो कोई नई उत्पत्ति नहीं होती है। इनका मानना है कि भाई कारण में ही कार्य पहले से ही था, बस क्या हुआ जो कारण है वो अपने आप को जो है अभिव्यक्त कर दिया है उसने। बाकी जो है सत्कार्यवाद के अनुसार का जो है नई उत्पत्ति, कार्य की कोई नई उत्पत्ति नहीं हुई है, ये मानते हैं। असत्कार्यवाद मानते हैं कि भाई कारण जो है कार्य में विद्वान, जो कार्य जो है कारण में विद्वान नहीं था। हमेशा जब भी कुछ कार्य उत्पन्न होता है तो वो नया उत्पन्न होता है। जैसे कि एग्जाम्पल सत्कार्यवाद के अनुसार उन्होंने, जैसे कि कोई घड़ा बनता है तो वो घड़ा किससे बनता है? मिट्टी में बनता है। तो सत्कार्यवाद का मानना है कि भाई जो घड़ा था वो मिट्टी में पहले से एग्जिस्ट था, बस क्या हो गया अब उसका जो है आकार बदल गया है। यानी कि जो है अगर मटेरियल कोज नहीं होगा तो जो है कार्य की उत्पत्ति नहीं होगा। तो जो घड़ा जो है जो पहले से ही जो है मिट्टी में था, उसी में जो है जो वो क्या उस टाइम, या ऐसे समझ सकते हैं जो घड़ा है वो मिट्टी में पहले से ही था, मगर अब क्या हो गया है वो अपने आप को जो है मटेरियल खोज ने जो है अभिव्यक्त कर दिया है। तो सत्कार्यवाद ये मानता है कि कारण कार्य में जो नए कार्य की उत्पत्ति होती है वो वास्तव में नया कार्य ना होकर कारण की ही जो है अभिव्यक्ति होती है। और असत्कार्यवाद इसका जो है बिल्कुल अपोजिट मानते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है एक प्रयोजनवाद सिद्धांत। प्रयोजनवाद सिद्धांत क्या कहता है कि जगत जो है किसी उद्देश्य से संचालित हो रहा है।
इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों सभी जो है स्वतंत्र होते हैं, सभी को जो है अपनी जो है स्वतंत्र इच्छा या चयन की स्वतंत्रता होती है। ठीक है दोस्तों। तो प्रयोजनवाद जो है ये सिद्धांत है। प्रयोजनवाद जो है जगत का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। ये क्या है, ये पहले से फिक्स नहीं है, इसमें जो है कोई यंत्रवाद नहीं है। और निर्धारणवाद क्या कहता है दोस्तों, निर्धारणवाद कहता है कि जो जगत है, जो जब सब कुछ है वो एक नियम से बंधा हुआ है, सब कुछ पहले से फिक्स है। जैसे कि इसमें जब सब कुछ पहले से फिक्स है तो इसमें स्वतंत्रता नहीं होगी, इसमें चयन की स्वतंत्रता नहीं होगी। ये क्या यंत्र के समान होगा। जैसे कि अगर मेरे बारे में लिखा हुआ है कि भाई मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो वो पहले से फिक्स है, इसमें मेरी कोई इच्छा है ही नहीं कि भाई मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली ही जाना है। तो निर्धारणवाद जो है पहले से फिक्स कर देता है हर बात को। तो दोस्तों ये कुछ सिद्धांत है जो फिलॉसफी में जो है यूज होंगे, ये हमने समझ लिए हैं। अब हम जो है दोस्तों प्लेटो पर जो आक्षेप लगाए गए हैं वो पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पहला अपने दोस्त ये बताया कि कारणता सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया, क्योंकि जो प्लेटो के अनुसार जो है प्रत्यय अमूर्त है, अपरिवर्तनशील है, मगर जो है जगत की वस्तुएं परिवर्तनशील है। तो जो अपरिवर्तनशील है वो जगत का कारण नहीं हो सकती है। तो पहला आक्षेप तो यही लगाया है उन्होंने प्लेटो पर। दूसरा आक्षेप ये लगाया जाता है दोस्तों प्लेटो पर कि ये क्या प्लेटो का दर्शन, जो प्लेटो का दर्शन ये माना जाता है कि ये स्वप्नदर्शी है, मतलब ये काल्पनिक दर्शन है, क्योंकि प्लेटो ने जो है वास्तविक जगत को इस जगत से परे माना है, जिसका जो है व्यवहारिक जगत से जो है बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जो मगर हमारा जो व्यवहारिक जगत है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर जो है प्लेटो जो है वास्तविक जगत या प्लेटो जगत को ज़्यादा महत्व देता है। इसलिए जो है उनके दर्शन को स्वप्नदर्शी दर्शन कहते हैं, क्योंकि जिसका हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है, जिससे हमारा व्यवहार चल ही नहीं सकता, तो उसका हमारे लिए क्या मतलब है। तो इसलिए जो है उसे जो है स्वप्नदर्शी कहा जाता है। तो दोस्तों हम पहले बता चुके हैं अरस्तु ने जो अपनी दर्शन की शुरुआत प्लेटो पर आक्षेप लगाकर शुरू की है। तो अरस्तु के कुछ आक्षेप ये हैं। पहला आक्षेप जो है ये है कि अरस्तु जो है प्रत्यय को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आए। मतलब दोस्तों अरस्तु ने जो है जो प्लेटो का जो सार है, वो द्रव्य है जो प्रत्यय लोक में है, उन्होंने जो है वो वस्तु विशेष में माना है। प्लेटो ने क्या माना था, प्लेटो ने ये मानना था कि जो प्रत्यय हैं, जो सार हैं, वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, मगर वे अपना अस्तित्व जो है प्रत्यय लोक में रखते हैं। मगर अरस्तु ने जो है ये मानना है कि भाई जो सार है वो वस्तु विशेष में ही रहता है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता है। तो दोस्त जब उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेंगे, फिर दृश्य जगत की वस्तु में रहेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अरस्तु ने जो है जो प्रत्यय जो है जो स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे, वे क्या वस्तु विशेषों, अरस्तु के अनुसार जो वस्तु विशेषों में ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो है वे प्रत्यय को स्वर्ग से पृथ्वी पर ले आए। क्योंकि दोस्तों इनका मानना है कि भाई जो वस्तु होती है उसमें ही आकार रहता है। जैसे टेबल है, उसका एक साइज है, एक जो है उसका जो है आकार है, और उस वो ही विशेष है। तो इनका ये मानना है कि जो है वस्तु से स्वतंत्र जो है सार हो ही नहीं सकता। दूसरा दोस्तों अचल और अमूर्त प्रत्यय जगत की चलायमान वस्तु का कारण नहीं हो सकते। क्यों दोस्तों, जो क्योंकि प्रत्यय क्या है, अचल है, अमूर्त है, और वस्तु क्या चलायमान है। ठीक है दोस्तों। जो अमूर्त है, जो अचल है, वो इस जगत का कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो ये आक्षेप भी लगाया जाता है। वैसे जो है यहाँ पर प्लेटो ने ईश्वर को जो है इस जगत की वस्तुओं के निर्माणकर्ता के रूप में जो है स्वीकार किया था। तीसरा दोस्तों प्रत्ययों को अमूर्त एवं अभौतिक कहते हैं। दोस्तों जो है प्लेटो क्या कहते हैं, प्रत्ययों को जो है अमूर्त एवं अभौतिक कहते हैं, मगर इन पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि अमूर्त और अभौतिक तो कहते हैं प्रत्यय को, मगर उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, उनकी व्याख्या ऐसे करते हैं जैसे कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जैसे कि वे मूर्त रूप हैं, जैसे कि भौतिक रूप है। तो इसलिए जो है ये आक्षेप भी इन पर लगाया जाता है। चौथा आक्षेप ये लगाया जाता है दोस्तों कि प्रत्यय से वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है, ये अतार्किक है, क्योंकि उन्होंने जो है
प्रत्यय जगत और जो है दृश्य जगत में संबंध स्थापित करने के लिए दो सिद्धांत दिए थे, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पहला सिद्धांत जो था वो कॉपी थ्योरी था, प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत था, जिसमें जो है दृश्य जगत और वस्तु जगत में हम संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे। और जो है एक सिद्धांत उन्होंने पार्टिसिपेटरी थ्योरी दी थी, ठीक है। उस सिद्धांत के द्वारा भी जो है हम वस्तु जगत और दृश्य जगत में संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे। यह जो है आक्षेप देखने के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा दोस्तों अनावस्था दोष, ये भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि भाई एक प्रत्यय जगत से जब जो है दृश्य जगत का निर्माण होता है तो उसके लिए जो है एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, और उस थर्ड पर्सन के लिए फिर एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी, तो इससे जो है अनावस्था दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्त छठा जो आक्षेप लगाया जाता है दोस्तों, इनका मानना है कि सार हमेशा वस्तु में रहता है। ये जो है प्लेटो ने मानना था कि बस सार जो है स्वतंत्र। दोस्तों यही है कि बस अरस्तु ने यह मानना है कि भाई जो वस्तु है वस्तु में ही सार रहता है, वस्तु से सार जो है स्वतंत्र नहीं हो सकता है। मगर हाँ जो है सार जो हो सकता है, अगर वो होगा स्वतंत्र होगा तो वो मानसिक होगा, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। तो ये जो है दोस्तों इन पर आक्षेप लगाए गए थे। अच्छा दोस्तों, इसका जो है प्लेटो का कुछ निदान है कि भाई अपरिवर्तनशील प्रत्यय से जगत का कैसे निर्माण हुआ है। तो हमें पता है कि ईश्वर ने जो है इस गति का कारण जो है ईश्वर को मानना है। ईश्वर ने जो है जगत का जो है प्रतिरूपी साक्ष्य से निर्माण किया है। ये निदान है जो प्लेटो पर आक्षेप लगाए गए थे। अब दोस्तों हम आते हैं अरस्तु पर, प्लेटो के बाद अरस्तु पर। तो दोस्तों अरस्तु कौन है? अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, ठीक है दोस्तों, और सिकंदर के गुरु हैं दोस्तों। और ये जो है प्लेटो की एकेडमी में 20 वर्ष तक रहे थे दोस्तों। सामान्य परिवार से ये संबंधित थे, और ये क्या थे, एक प्राणी शास्त्री थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। और दोस्तों ये जो है इन्हें जो है तर्कशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। तो इनकी फिलॉसफी पर जो है विज्ञान का प्रभाव स्वाभाविक ही है दोस्तों। इन्होंने जो एक संस्था स्थापित की थी लिशियम नामक एक संस्था जो है स्थापित की थी, और जो उसका भवन जो है इन्होंने किराए पर लिया था। तो दोस्तों हम जो है प्लेटो और अरस्तु में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं दोस्तों। प्लेटो और अरस्तु में क्या अंतर है? तो दोस्तों एक चित्रकार था, चित्रकार ने जो है अरस्तु की एक मूर्ति बनाई थी। इसमें जो है अरस्तु की एक आँख को ऊपर की तरफ दिखाया था और एक आँख को नीचे की ओर दिखाया था। तो उनका जो है इस मूर्ति से यह संदेश देना था कि जो प्लेटो के प्रत्यय हैं उन्हें वे जो है दृश्य जगत में ले आए हैं। और इनका जो है इनमें जो अंतर एक और था, वो था भाषा जगत का अंतर, भाषागत अंतर जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों जो प्लेटो ने जो है जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो काव्य में भाषा का प्रयोग किया है, जो पढ़ने में बहुत आनंद में लगती है, मगर उसे समझना उतना ही जटिल था। इसलिए जो है अरस्तु ने प्लेटो पर यह आक्षेप कई बार लगाया है कि जो प्लेटो जो है दार्शनिक ना होकर एक कवि हैं, ठीक है। और अरस्तु ने जो है काव्य में भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसलिए जो है उनके जो ग्रंथ है ज़्यादा उबाऊ लगते हैं, थकाऊ लगते हैं। और एक अंतर यह है दोस्तों, प्लेटो जो है तत्वज्ञानी थे और अरस्तु जो है वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों प्लेटो के जो है एक जो अकेडमी थी उसमें पहले ही बाहर लिखा हुआ था जिन्हें मैथमेटिक्स नहीं आता वो उसमें जो है प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। ये बात अब आ गई है। इसके बाद जो है हम दोस्तों इनकी जो है अरस्तु की, ये तो थी अरस्तु के बारे में जो है बेसिक जानकारी। अब अरस्तु की जो है तत्व मीमांसा के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो दोस्तों हम तत्व मीमांसा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि तत्व मीमांसा यह बताती है कि जो है जगत का जो है अंतिम तत्व क्या है, अल्टीमेट जो रियलिटी है वो क्या है। तो इनके अनुसार तत्व मीमांसा के अंदर जो है द्रव्य को पढ़ा जाता है, या सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है सब्सटेंस को क्या मानना है दोस्तों, इनके अनुसार जो है सब्सटेंस या द्रव्य क्या होना चाहिए, उसका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। मगर दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि अरस्तु ने जो है प्लेटो की आलोचना की है। यहाँ पर भी जो है
अरस्तु प्लेटो की आलोचना करते हैं। तो दोस्तों प्लेटो ने जो है सार को जो है द्रव्य माना था, प्रत्यय को द्रव्य माना था, और द्रव्य क्या था, जो वस्तु विशेष का सार था। मगर इनके अनुसार जो है इनका मानना है कि भाई सार जो है वस्तु से स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, जो है प्रत्येक सार जो वस्तुओं पर निर्भर ही रहता है। जैसे कि दोस्तों कोई मान लिया फैन है, तो फैन का जो आकार है वो फैन के अंदर ही रहता है, फैन से स्वतंत्र नहीं हो पाता है, नहीं रह सकता है। तो इनका मानना है कि भाई वस्तुओं का जो है जो सब्सटेंस है वो उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और जो सार है वो वस्तुओं में ही रहता है, वस्तु विशेष में ही रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इनका जो द्रव्य क्या है, द्रव्य वह है जिसमें जो है वस्तु का सार और जो वस्तु विशेष दोनों जो है रहती है, बिना सार के और बिना वस्तु के जो है द्रव्य की व्याख्या या कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इनका ये मानना है कि भाई जो है वस्तु में ही सामान्य रहता है। मगर जो प्लेटो ने जो सामान्य मानना है उनसे जो है उनके अनुसार सामान्य का जो है अपना अलग महत्व है, मगर इनका जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सामान्य का जो अरस्तु ने जो है जो महत्व बताया है वो इस प्रकार बताया है कि हम जो विज्ञान का परीक्षण करते हैं उसके लिए हम पहले एक सार, एक प्रत्यय, एक आइडिया जो है अपने माइंड में रखते हैं, तभी जो है हमारा परीक्षण होता है। बिना सार के, बिना सामान्य के जो है परीक्षण या कोई भी जो हम अनुसंधान कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। एक और बात इन्होंने मानी है दोस्तों कि जो प्रत्यय जो है ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, मगर मानसिक स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रख सकते, जैसे कि प्लेटो ने जो है प्रत्यय का माना था। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है सामान्य इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारे मन में कोई आइडिया है, कोई विचार है, तो हम मानसिक रख सकते हैं। जैसे कि हम मेज़ बना रहे हैं तो उसका आइडिया हम जब तक अपने माइंड में नहीं रखने तब तक जो है कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए जो है सामान्य का महत्व है, मगर सामान्य जो है वो विशेष से स्वतंत्र अपना एग्जिस्ट नहीं रखता, केवल मानसिक रूप से जो है स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। तो ये दोस्तों इनकी जो है प्लेटो का सब्सटेंस है। अच्छा, सब्सटेंस पढ़ने के बाद अब हम जो है इसके बाद जो है अरस्तु का कारणता सिद्धांत पढ़ेंगे कि अरस्तु ने जो है कैसे जो ये जगत परिवर्तनशील है उसकी व्याख्या कैसे की है। तो वो इसकी व्याख्या कारणता सिद्धांत के जो है आधार पर करते हैं। तो दोस्तों आज जो है हमने जो है प्लेटो के बारे में, इसके अरस्तु के बारे में पढ़ लिया है। जो कल हमें पढ़ना है वो कारणता सिद्धांत पढ़ना है और उसके बाद विकासवाद पढ़ना है। आज हम तत्व मीमांसा पर विचार कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे।